जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सामान्य तौर पर हम बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की डिटेल जानते हैं, हम कुंडलियों को देख भी पाते हैं, मगर कई बार हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता नहीं होती क्योंकि वो नॉर्मल किसी बुक के अंदर होती नहीं है। ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए हमें उन लोगों की शरण में जाना पड़ता है जो कि सदियों से और कई पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। आज यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक है कि आपका भाग्य उदय करने वाला कौन सा ग्रह या प्लैनेट है। अब किसी भी नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको आपका भाग्य उदय करने वाला प्लैनेट या तो आपका भाग्येश बता देगा, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, वो कहेगा कि ये प्लैनेट आपका भाग्य करेगा, या लग्नेश बता देगा, और कभी कभी वो 10th हाउस में जो लॉर्ड है या 10th हाउस के प्लैनेट को बता देगा, या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट है उसे वो आपका भाग्य उदय करने वाला प्लैनेट बता देगा। एक मिनट में पॉज लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप नोट करें कि आपको मालूम है कि आपका भाग्य उदय करने वाला प्लैनेट कौन सा है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तभी भी आप लिख लीजिए आपका भाग्य उदय करने वाला प्लैनेट कौन सा है, और मेरा वीडियो एंड तक आप देखिएगा, आपका शायद विचार बदल जाए। और आज आप एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीख कर जाने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे नेटिव आते हैं और जो कहते हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। मेरी तो योग कारक ग्रह की भी दशा आकर चली गई, मगर उसमें कुछ भी नया नहीं हुआ, और भी किसी अच्छे ग्रह की दशा आकर चली गई और मेरी स्थिति वैसी की वैसी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरा भाग्य उदय कब होगा, बिजनेस में मैं कब राइज करूँगा, प्रोफेशन में मैं कब राइज करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखें। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दो बातें की जाएंगी। एक तो बिल्कुल गूढ़ जो आपकी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है उसके बेसिस पर आप इस चैनल पर वीडियोस होते हैं आपको सिखाने के लिए, और दूसरे वीडियोस वो होते हैं जिनमें ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि जनरली एस्ट्रोलॉजर फैटर्निटी में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती। तो आज एक ऐसा ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें जो मैं बातें बताऊँगा उसमें अधिकतर बातें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगी। तो अब आप आगे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक और बात प्रॉमिस करिएगा, यदि आपको एक नई बात पता लगे तो आप एक ईमानदार दर्शक की तरह कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये बात नहीं पता चली या आपको पहले से मालूम है, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ या मैं आपको कोई नई जानकारी देने में सफल हो पा रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊँगा आपका भाग्य उदय करने वाला प्लेनेट आप किस तरीके से पता करेंगे, और वो प्लेनेट की जब दशा और अंतरदशाएं आएंगी, मेनली दशा आएगी, वो पूरा पीरियड आपकी जिंदगी का बेस्ट पीरियड रहने वाला है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर आप फोकस करें। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, फर्स्ट वन। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 चार्ट दिख रहे होंगे, तो मैं इन सभी का यूज़ करूँगा। अब ज़रा ध्यान से समझें इसको। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका भाग्य उदय करने वाला प्लैनेट कौन है जिसकी दशा और अंतरदशाओं में आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन या बेस्ट टाइम जाने वाला है। यदि ये आपकी कुंडली के लिए नीच का ग्रह है, ये आपकी कुंडली के लिए यदि खराब ग्रह है, आपकी कुंडली में ये बेनिफिक नहीं है, तभी भी ये आपको अपने सिग्निफिकेशंस के बेस्ट रिजल्ट देगा और आपकी किस्मत को काफ़ी हद तक बदल देगा। यदि आपकी लॉर्डशिप के हिसाब से ये अशुभ ग्रह है, तभी भी ये अपने सिग्निफिकेशंस के आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जिन हाउसेस का लॉर्ड है उनसे रिलेटेड चाहे ये खराब फल दे, इस चीज़ को आप नोट कर लें, मगर ये आपका भाग्योदय अपने पीरियड में जरूर करने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने ये कुंडली बनाई हुई है इसको थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ये कालपुरुष की कुंडली कंसीडर करके चलें। ये दूसरा भाव होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, आज की क्लास में मैं किसी भी राशि की बात
नहीं करूंगा, भावों की बात करूंगा, या इन कुंडलियों को आप काल पुरुष की कुंडली मानकर चलें। काल पुरुष की कुंडली का मतलब यहाँ पे 1 साइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब जो भाव है वही राशि है। तो इस चीज को आप सबसे पहले क्लियर कर लें। अब देखिए यहाँ पर 3-4 तरीके हैं आपका भाग्योदय ग्रह पता करने का। हम सबसे पहले जो तरीका यूज करेंगे, आप देखिए कि यदि आपके पहले भाव के अंदर सूर्य, चौथे भाव के अंदर जुपिटर, 7वें भाव के अंदर सैटर्न और 10वें भाव के अंदर मार्स है क्या। भाव की बात कर रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। दरअसल काल पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य पहले भाव में उच्च का होता है, जुपिटर चौथे भाव में उच्च का होता है, शनि 7वें भाव में उच्च का होता है और मंगल 10वें भाव में उच्च का होता है। यदि आपकी काल पुरुष की कुंडली में इन चारों भावों में, इन्हीं भावों में ये ग्रह है, तो वो आपका ग्रह भाग्योदय करने वाला ग्रह होगा। देखिए 9th लॉर्ड से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। 9th लॉर्ड आपकी जिंदगी भर आपका भाग्य किस तरीके से साथ देगा वो बताता है, मगर आपका भाग्योदय करेगा ये ग्रह जो मैं बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं बंद मुट्ठी। आप मुट्ठी बंद कर लेते हो, ये केंद्र स्थान बंद मुट्ठी वाले स्थान है। तो केंद्र स्थानों के अंदर जो आपके, यदि पहले भाव के अंदर सूर्य, चौथे भाव के अंदर जुपिटर, 7वें भाव के अंदर शनि और 10वें भाव के अंदर मार्स या मंगल है, तो उनमें से जो भी ग्रह इन भावों में स्थित है वो आपका भाग्योदय करने वाला ग्रह होगा। अब आपका नेचुरली क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी किसी पर्सन की कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रह भी हो सकते हैं इन भावों में। जैसे पहले भाव में सूर्य हो गया और चौथे में जुपिटर हो गया, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह भाग्योदय करने वाला ग्रह होगा। इनका मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताऊंगा, आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। अभी आपको ये समझना है कि यदि इन भावों में आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह, इन्हीं भावों में, इंटरचेंज नहीं करना है, तो वो आपका भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया। अब आप अपनी कुंडली पर इसे लगा लीजिए। अब आपको लगता है इनमें से कोई भी ग्रह नहीं है, तो अब आ जाइए आप इस दूसरी वाले चार्ट पर। ये जो केंद्र स्थान खत्म हो गए, अब आपके केंद्र स्थानों में इनमें से ये ग्रह नहीं है, तो अब आप आ जाइए। यदि आपके दूसरे भाव के अंदर मंगल, वो चंद्रमा, या तीसरे भाव में राहु, छठे भाव के अंदर मरकरी, 9वें भाव के अंदर केतु और 12वें भाव के अंदर यदि शुक्र है, तो उनमें से जो भी ग्रह इस पर्टिकुलर भाव के अंदर होगा वो भाग्योदय करने वाला ग्रह होगा। आप काल पुरुष की कुंडली में देख लीजिएगा, दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है, छठे भाव के अंदर मरकरी उच्च का होता है, 12वें भाव के अंदर शुक्र उच्च का होता है। और यहाँ पर हम राहु और केतु की वैसे उच्च की राशि नहीं है, मगर यहाँ पर हम कंसिडर करके चलेंगे। तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव के अंदर केतु उच्च का होता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर। तो ये बंद मुट्ठी थी, ये अब आपने खोल दी। तो बाहर के हिस्सों में यदि इन चारों में से कोई भी ग्रह नहीं है, सबसे पहले यही देखना है, ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ध्यान रखना है। यानी कि अब ये जब फुलफिल नहीं हो रहा है तभी यहां पर पहुंचेंगे आप। यदि आपका सूर्य पहले भाव में बैठा है तो वही भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया, मार्स 10वें भाव में बैठा है तो वही हो गया। इन चारों में से कोई भी प्लेनेट यदि पहले चौथे ये अपने अपने भाव में नहीं बैठे हैं तब यहां पर आएंगे। अब हम देखेंगे कि दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है तो वो आपका भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया, छठे भाव में मरकरी है तो वो हो गया। अब ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, बहुत सारी कुंडलियों में ना ये फुलफिल होगी ना ये फुलफिल होगी। आपकी कुंडली में देखिए क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आपको अपना भाग्योदय करने वाला ग्रह पता चल गया। मगर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फिर वही कंडीशन कि यहाँ पे चंद्रमा बैठा और यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, तब कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए आप इंतजार करिए, अभी मैं बताऊँगा। एक से ज़्यादा ग्रह यदि कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ये कंडीशन आपकी हट गई, अब ये भी फुलफिल नहीं हो रही, तब तीसरे स्टेप पे जाएंगे। यानी कि आप सारे स्टेप्स को मिक्स कर दें। सबसे पहले ये देखेंगे, यदि यहाँ से आपको कोई ग्रह नहीं मिला तब ये देखेंगे। अब तीसरे स्टेप में आप देखिए, तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा हुआ है कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होता है। तो पहले भाव में मंगल हो या 8वें भाव में मंगल हो। शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होता है, दूसरे भाव में शुक्र हो या 7वें भाव में शुक्र हो। मरकरी तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है, तो तीसरे भाव में मरकरी हो, छठे भाव में मरकरी हो।
मून फोर्थ हाउस का स्वामी होता है, तो फोर्थ हाउस में मून हो। सन फिफ्थ हाउस का स्वामी होता है, तो सन फिफ्थ हाउस में हो। जुपिटर 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है, तो जुपिटर 9वें और 12वें भाव में हो। शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। इनमें से कोई भी ग्रह इन पर्टिकुलर भाव के अंदर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, आप लगा के देखिए आपकी कुंडली में कोई बैठा है क्या। सपोज चंद्रमा आपका बैठा हुआ है चौथे भाव में, तो ये भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया। सपोज मंगल बैठा है आपके पहले भाव में, तो ये भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया। शनि आपके 10वें भाव में बैठा है, तो वो भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया। राशि नहीं देखनी है, ध्यान रखना है, आपको केवल भाव देखने हैं, हाउसेस देखने हैं। राशि की यहाँ मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैंने रखा है इन्हीं जगहों पर बैठा हो, तो जो भी आपके रेलिवेंट हाउस में बैठा है वो आपका भाग्योदय करने वाला ग्रह हो गया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ये देखना है, ये देखना है, ये नहीं है तब ये देखना है। ये उच्च है केंद्र में, ये केंद्र के बाहर उच्च है। ये अपनी स्वय राशि वाले केसेस हैं काल पुरुष कुंडली में। अब आपकी बहुत सारी 80% कुंडलियों में तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, आप ध्यान रखना। 80% कुंडलियों में तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, तो क्या उनका कोई भी ग्रह भाग्योदय नहीं करेगा क्या? तो अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तो अब चौथी कंडीशन पर जाएंगे हम। भाग्योदय अब आपका कौन करेगा? तो ये आप इस टेबल को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो 9th हाउस के अंदर ग्रह बैठा है, 9th हाउस ये हुआ। अब ये भाग्येश का रोल आ गया आपका। 9th हाउस के लॉर्ड को हम भाग्येश बोलते हैं, तो 9th हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है अब वो आपका भाग्योदय करेगा। इसके बाद तीसरे घर के अंदर जो एक्सक्यूज मी 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तब आप तीसरे हाउस पे जाओगे। 9th में तो वही हो गया आपका, फिर तीसरे में भी नहीं है, तब आप 11वें भाव के अंदर जाओगे। 11वें भाव में नहीं है, तो आप 5वें भाव में जाओगे। एक्चुअली ये 9 से 7वां है, ये 11वें से 7वां है। इसमें नहीं है तो फिर आप दूसरे भाव के अंदर जाओगे। उसमें भी नहीं है तो आप छठे भाव के अंदर जाओगे, और उसमें भी नहीं है तो आप 12वें भाव के अंदर जाओगे, और वहां पे भी नहीं है तो 8वें भाव के अंदर जाओगे। इनमें जो ग्रह बैठा हुआ है वो आपका भाग्योदय करने वाला ग्रह होगा। अब ये कंडीशन आपकी 100% फुलफिल हो जाएगी। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो दूसरी पे जाएंगे, दूसरी फुलफिल नहीं हो रही तो तीसरी पे जाएंगे, अब हम चौथे पे जाएंगे। तो जो भी ग्रह बैठा हो वो भाग्योदय करने वाला ग्रह होगा। अब एक और चीज, जैसे मैंने बताया, एक से ज्यादा ग्रह इन कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे किसी की कुंडली में यहाँ पे सूर्य भी बैठा है और चौथे भाव में जुपिटर भी बैठा हुआ है, तो दोनों हो गए। अब इनमें से हम किसे मानकर चलेंगे? यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है कि पहले भाव में मंगल बैठा हो और चौथे भाव में मून बैठा हो, चंद्रमा, तब हम क्या करेंगे? या पहले भाग में मार्स बैठा हो और 10वें भाव में शनि बैठा हो, तब हम क्या करेंगे? तब ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ध्यान रखना है। यदि एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो जुपिटर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, दूसरे नंबर पर सूर्य आएगा, ये दोनों ल्यूमिनरीज आएंगे। जुपिटर सबसे शुभ ग्रह मानकर चल रहे हैं, फिर सूर्य और चंद्रमा आएंगे, ये दोनों राशि प्लैनेट हैं। फिर आपका वीनस आएगा जो फिर शुभ ग्रह है, मरकरी आएगा जो कंडीशनल शुभ है, फिर हमारा आएगा राहु। यहाँ पर मार्स मिस हो गया है तो राहु के बाद आप मार्स लिख लेना, फिर सैटर्न और केतु। राहु के बाद मार्स, ध्यान रखना ये लिखना मैं भूल गया हूँ, तो राहु के बाद मार्स, फिर सैटर्न और केतु, ये आपका ऑर्डर होने वाला है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये किसी नेटिव की कुंडली होगी, राशियों का कोई रोल नहीं है, राशि आप मत लिखिए बिल्कुल भी। जब आप भाग्योदय करने वाला ग्रह देख रहे हो तो आप केवल भावों पर केंद्रित करेंगे। अब देखिए मैं आपको लगाना सिखाता हूँ कि हमको किस तरीके से देखना है। अब मैं सबसे पहले इसके केंद्र स्थानों में देखूंगा। इस नेटिव का मैं भाग्योदय करने वाला ग्रह पता कर रहा हूँ, तो केंद्र में पहले भाव में आपका सूर्य नहीं है, चौथे भाव में जुपिटर नहीं है, 7वें भाव में शनि नहीं है, और 10वें भाव के अंदर मार्स नहीं है। तो ये पहले चार्ट आपका खत्म हो गया, यहाँ पर नहीं पता चलेगा इससे। अब मैं दूसरे चार्ट पर आ जाता हूँ। तो दूसरे भाव के अंदर आपका चंद्रमा नहीं है, तीसरे भाव में राहु नहीं है, छठे भाव के अंदर मरकरी नहीं है, 9वें भाव में केतु नहीं है, और 12वें भाव में वीनस नहीं है। तो ये वाला केस भी नहीं लगा यहाँ पर, तो दोनों केस इस कुंडली पर नहीं लग रहे हैं। अब तीसरे केस में आ जाता हूँ। तो पहले भाव और 8वें भाव में देखिए यहाँ पर मार्स या मंगल नहीं है, दूसरे और 7वें भाव में यहाँ पर, दूसरे और 7 में
वीनस नहीं है, तीसरे और छठे भाव में यहाँ पे मरकरी नहीं है, चौथे में मार्स नहीं है, पांचवें में सूर्य नहीं है, बाकी तो भावों में कोई प्लेनेट है ही नहीं यहाँ पर। तो ये भी कंडीशन तीसरी भी फुलफिल नहीं हो रही है इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए। अब मैं क्या देखूंगा, 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, तो इसके 9th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। फिर देखूंगा मैं तीसरे हाउस में कौन सा प्लेनेट है, तो इसके तीसरे में भी कोई भी प्लेनेट नहीं है। फिर मैं देखूंगा 11वें में कौन सा प्लेनेट है, तो इसके 11वें में भी कोई प्लेनेट नहीं है। अब आया आपके 5th हाउस के अंदर, तो 5th हाउस के अंदर वीनस हो गया। तो इस नेटिव का भाग्योदय करने वाला ग्रह वीनस है। इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये अचीव करेगा और इसका भाग राइज करेगा वीनस की महादशा के अंदर। अब वीनस की महादशाओं में जो अंतरदशाएं आएंगी इसकी, उनमें अलग अलग तरीके से अप डाउन होंगे, मगर वीनस की महादशा इसका भाग्योदय करेगी। अब देखिए, भाग्योदय होना और वो दशा पूरी अच्छी जाना, दोनों में डिफरेंस है। भाग्योदय का मतलब होता है आपका भाग्य कब काम करेगा। भाग्योदय का मतलब होता है आपके रुके हुए काम कब बनेंगे। भाग्योदय का मतलब होता है कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपको हाईएस्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। अब आपकी पूरी महादशा अच्छी और बुरी जाती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आने लग जाएंगे जी कि क्या हम इसके बेसिस पे महादशा देखें। भाग्योदय एक आपकी लाइफ के अंदर, हम जिसे भाग्य बोलते हैं, भाग्य पर बेस्ड जो इवेंट होंगे वो आपके यहाँ पर बेस्ट होंगे। यदि ये आपके लिए प्लैनेट अशुभ है, खराब है, तो वो खराब फल भी देगा, मगर वो उन्हीं भावों से रिलेटेड खराब फल देगा जिन भावों का वो स्वामी है। मगर वो आपके भाग्य से रिलेटेड रुके हुए कामों को बना देगा। कि जैसे आपने कोई एक लॉटरी खरीद ली, अब लॉटरी निकल गई आपकी, तो वो भाग्योदय होने वाली बात होगी। शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया और शेयर मार्केट में आपको विंडफॉल गेन्स हो गए, बहुत ज़्यादा गेन हो गए, आपने जो शेयर 2-3 लिए वो 4 गुने 5 गुने हो गए, ये भाग्योदय होने वाली बात है। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस समय पर आपका सिलेक्शन हो गया, चाहे आपकी पूरी दशा खराब जाए, मगर उसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी मिल गई, आपकी पूरी जिंदगी में वो काम आने वाली है। आप जो भी सफ़र करेंगे उसमें वो आपकी हेल्प करने वाली है, ये इसका मतलब है। तो इसलिए मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो फ्रेंड्स ये कमेंट भेजेंगे क्या इसके बेसिस पर हमारी क्या हम दशाओं को इंटरप्रेट करें, मैं दशाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। दशाओं को जैसे इंटरप्रेट किया जाता है वैसे ही करना है। यहाँ पे भाग्य का मतलब भाग्य है केवल। तो आपका उस समय पर भाग्योदय होगा जब उस पर्टिकुलर प्लेनेट की महादशा और अंतरदशाएं आएंगी। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा मैंने पहले कहा था, आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आपने एंड तक वीडियो देखा है तो यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि मुझे इनको आगे और नई नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक ऊर्जा और एनर्जी मिलती रहती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।